चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। यदि आप चैनल पर हैं तो धन्यवाद है, और यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज्योतिष के बारे में अनेक प्रकार की जानकारियां आप ले सकते हैं। बहुत सारे योग जन्म कुंडली में होते हैं। क्या आपको उस जन्म कुंडली की योगों के बारे में पता है? यदि नहीं पता है तो हर एक वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। हम योगों के बारे में चर्चा करते हैं, जन्म कुंडली के और सारे विषय आपको मिलते रहेंगे। आइए चर्चा करते हैं भाग्योदय का समय। जानिए कि कब होगा आपका भाग्योदय, कितनी उम्र में होगा। ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे? भाग्याधिपति, भाग्याधिपति क्या होता है? जो नवी घर का मालिक होता है। जैसे इसमें नाइन्थ लिखा हुआ है, यहाँ का कारक ग्रह भाग्याधिपति होगा। जैसे कि यहाँ का भाग्याधिपति है बृहस्पति, यानी कि गुरु। ठीक है, भाग्याधिपति के केंद्र में रहने से प्रथम ही अवस्था में, यानी पहली ही अवस्था में भाग्य की उन्नति होती है। और अगर भाग्याधिपति त्रिकोणगत है अथवा उच्चगत रहने से मध्य अवस्था में, यानी कि जातक के त्रिकोण में यदि भाग्य का मालिक बैठा है, त्रिकोण क्या क्या है? नवा घर त्रिकोण है, पांचवा घर त्रिकोण है, लग्न भी त्रिकोण माना जाता है। ये 1, 5, 9 मूल त्रिकोण आ जाते हैं। यदि त्रिकोणगत है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय उसके बीच वाली उम्र में होता है। ठीक है, केंद्र और त्रिकोण को छोड़ करके अन्य स्थानों में स्वक्षेत्रगत, जैसे मान लीजिए कि चौथे घर में बृहस्पति मीन का हो जाए, ठीक है, तो ये हो गया स्वक्षेत्रगत। लग्न में अथवा 10वें घर में धनु का हो जाए तो ये हो गया स्वक्षेत्रगत। तो स्वक्षेत्रगत अथवा मित्र ग्रही होने से जो वयस अर्थात बुढ़ापे में भाग्योदय होता है। परंतु याद रहे कि यह एक साधारण विधि है, और विधि है भाग्योदय के बारे में जानना हो तो। एक स्थूल रीति से भी ये विचार किया जाता है मोटे तौर से, कि अगर 12 राशि को, यानी 12 राशि को 3 खंडों में बांट दिया जाए, जैसे कि आप इस जन्म कुंडली में देख रहे हैं, इसको हम 3 उसमें भागों में बांटते हैं, लग्न से लेकर चौथे घर तक। जैसे 1, 2, 3, 4 ये हो गया एक खंड, 5, 6, 7, 8 ये हो गया दूसरा खंड, 9, 10, 11, 12 ये हो गया तीसरा खंड। ठीक है, तो 4 को 3 खंडों में, 12 को 3 खंडों में बांट दिया जाए तो 2 राशियों का एक एक खंड होता है। लग्न, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ का ये हो गया प्रथम खंड। पंचम, छठम, सप्तम और अष्टम का हो गया द्वितीय खंड, यानी उम्र का दूसरा भाग। तथा नवम, दशम, एकादश और द्वादश का हो गया तृतीय खंड, यानी तीसरे भाग में। मैं इससे पहले कई वीडियो में बता चुका हूं कि बृहस्पति और शुक्र हमेशा शुभ ग्रह है, और बुध भी शुभ ग्रह है, लेकिन पाप युक्त रहने से शुभ नहीं कहलाता। अगर यही ग्रह पापी ग्रहों के साथ बैठा हो, पाप युक्त हो, तो ये शुभ ग्रह नहीं कहलाता, चाहे वो बृहस्पति हो, शुक्र हो अथवा बुध हो। ठीक है, उसी तरह से क्षीण चंद्रमा के अतिरिक्त चंद्रमा भी शुभ होता है। जो चंद्रमा क्षीण होता है वो शुभ नहीं होता। ठीक है, तो अब देखना ये होगा कि
इस कुंडली के किस खंड में शुभ ग्रह की विशेषता है या सभी खंडों में शुभ ग्रह बराबर है? जिस खंड में शुभ ग्रह की विशेषता होगी वो जीवन खंड उस जातक का विशेष सुखमय होगा। उदाहरण के लिए जैसे अगर यहां पर लग्न में बृहस्पति बैठा हो, ठीक है, तो 1 2 3 4 ये प्रथम खंड हो गया। दूसरे खंड में बैठा होगा तो, तीसरे खंड में बैठा होगा तो, चौथे खंड में बैठा होगा तो, यानी चौथे घर तक बैठा होगा तो ये हो गया प्रथम खंड। बृहस्पति बैठा हो, चंद्रमा बैठा हो उच्च का, शुक्र बैठा हो, तो पहली अवस्था में ऐसा व्यक्ति धनवान होगा और ऐसी अवस्था में उसका भाग्योदय होगा। ठीक है। जिस खंड में शुभ ग्रह की विशेषता रहेगी वो जीवन खंड उस जातक का विशेष सुखमय होगा। और अगर तीनों खंडों में शुभ ग्रह बराबर बैठे हैं तो जातक आजन्म एक भाव से रहेगा, यानी कि वो भाग्यशाली हमेशा ही रहेगा। जन्म से ही उसकी किस्मत चमकेगी और बराबर उसकी किस्मत चमकती रहेगी। और अगर तीनों खंडों में शुभ ग्रह बराबर हैं तो जातक आजन्म रहेगा। ये बात समझ में लग गई। अब हम एक उदाहरण के लिए कुंडली देंगे। अब इस कुंडली को आप ध्यान से देखिए। क्या है? ये धनु लग्न हो गया। धनु लग्न में प्रथम खंड धनु से मीन पर्यंत है। पहला खंड यानी कि 9 10 11 12 ये पहला खंड हो गया। मीन में चंद्रमा शुभ ग्रह बैठा हुआ है। अच्छा, दूसरे खंड में मेष से लेकर के कर्क पर्यंत है। दूसरा खंड हो गया मेष से कर्क पर्यंत, उसमें एक शुभ ग्रह है। तृतीय खंड सिंह से वृश्चिक तक है, यानी कि 12वें घर में वृश्चिक लग्न आता है। उसमें भी एक शुभ ग्रह शुक्र है। बुध भी उसी खंड में है, परंतु सूर्य के साथ रहने से पाप हो गया। परिणाम ये निकला कि इस जातक का जीवन साधारणतः जन्म से मृत्यु पर्यंत एक प्रकार से सुखमय होगा। साधारणतः ऐसा ही देखा भी जाता है। ठीक है। यदि लग्न शुभ राशि का हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि भी हो, परंतु लग्न में कोई पाप ग्रह ना हो, तो जातक बाल्यकाल से ही यानी कि बचपन से ही सुखी होता है। अगर लग्न में एक से अधिक पाप ग्रह हो तो जातक जीवन भर अर्थात आजन्म दुखी रहता है। यदि लग्नेश शुभ राशिगत हो, लग्नेश यानी लग्न का मालिक, लग्नाधिपति शुभ राशिगत हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, अथवा यदि लग्नेश नवम स्थान में हो, लग्न का मालिक 9वें घर में हो, अथवा नवमेश पंचम स्थान में हो, तो जातक 16 वर्ष के बाद सुखी होता है। ठीक है। तो ये रहा कुछ आपके सामने गणित जो मैंने आपको बताया। फिर से जान लीजिए, लग्न से लेकर चौथे घर तक प्रथम खंड, 5वें से लेकर 8वें घर तक द्वितीय खंड, और फिर 9वें घर से 12वें घर तक तृतीय खंड। ये 3 खंड, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये 3 खंड बन गए। अब जिस खंड में शुभ ग्रह होगा उस खंड में उस व्यक्ति का भाग्योदय होता है। बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक की इस कुंडली को आप अच्छी तरह से जानें, अपना अनुभव हमें बताएं, कैसा है ये गणित जरूर बताएं। बाकी भाग्य का कारक जो ग्रह है उस ग्रह पे कोई बुरा ग्रह ना देखता हो तो समझ लीजिएगा ऐसा व्यक्ति परम भाग्यशाली होगा। तो जन्म कुंडली के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम पुनः चर्चा करेंगे भाग्योदय के बारे में और भाग्यहीन व्यक्ति की कुंडली कैसी होती है उसके बारे में। नमस्कार।